Hello everyone, welcome to my channel. I'm starting a new series where I'll be covering the BCom first year syllabus according to Yash Raj series in a simple and easy way. And if you like the way I explain, then do like, share and subscribe to the channel. So let's start with the concept and principles of डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, उसका क्या प्रिंसिपल है, क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन टू अकाउंट्स। इसका मतलब क्या है, ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल होता है डबल एंट्री सिस्टम का कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है अफेक्ट करता है दो अकाउंट्स को इन द बुक ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेसमैन। सपोज आई एम अ बिजनेस वुमन एंड माई नेम इज़ आर्ची एंड मैंने गुड्स ऑफ वर्थ 10,000 सेल करे टू राज ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, ये अपने एक एग्जांपल है। तो मेरी बुक्स में मैं दो अकाउंट्स ओपन करूँगी। सबसे पहला राज का, क्योंकि मैंने उसको गुड्स क्रेडिट पे दिए हुए हैं इसलिए राज अकाउंट, एंड सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो मेरा जो राज अकाउंट होगा ही इज़ द रिसीवर एंड सेल्स अकाउंट होगा वो इट इज़ द गिवर। तो अपन एक रूल पढ़ा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मेरी बुक्स में जो है राज का अकाउंट, राज ने गुड्स रिसीव करे हैं तो इट विल बी डेबिटेड, एंड सेल्स अकाउंट जिसने गुड्स दिए हैं इट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग इन टू अकाउंट्स। अब जैसे अपन दो अकाउंट्स अफेक्ट कर रहे हैं हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के, तो आप साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग करोगे ना। अगर एक को डेबिट कर रहे हो तो दूसरे को क्रेडिट करोगे, तो आप साथ ही साथ में दो अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हो। सो इट्स वेरी ईजी। जैसे मैंने राज का अकाउंट ओपन किया तो साथ साथ मेरा सेल्स का अकाउंट भी ओपन हुआ एंड मैं दोनों में साथ में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग इन टू अकाउंट्स। वैसे ही अगर मैं राज की बुक्स में बात करूँ तो वो ओपन करेंगे परचेज अकाउंट एज वेल एज आर्चीज अकाउंट। मेरा नाम आर्ची है एंड उनने मुझसे बाय करा ना, तो वो आर्ची अकाउंट खोलेंगे एंड परचेस अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, देन आता है हमारा थर्ड, टू एस्पेक्ट्स ऑफ ईच अकाउंट। अब अंडर द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग हर अकाउंट के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड को अपन डेबिट साइड बोलते हैं, राइट हैंड साइड को अपन क्रेडिट साइड बोलते हैं। अब ये जो है मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम के है हैज़ पर, लाइक पहले अपन ने जो पढ़ा था वो महाजनी अकाउंटिंग सिस्टम था, जामा एंड नाम, तो उन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन मत करना। डबल एंट्री सिस्टम मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम की उस पर बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट है, राइट हैंड साइड हमारा क्रेडिट है। अगर वही एग्जांपल को लेते हुए चले तो जो मैंने अपनी बुक्स खोली थी उसमें जो मैंने राज का अकाउंट है उसको डेबिट करा क्योंकि वो रिसीवर थे, और मैंने सेल्स अकाउंट ओपन करा उसको मैंने क्रेडिट करा क्योंकि वो गिवर है। सिमिलरली अपन राज की बुक्स में वैसा ही हुआ होगा। तो उससे अपन एक कंक्लूजन पे आते हैं कि एवरी डेबिट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग डेबिट इन ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस अंडर डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, देन आता है हमारा कॉन्ट्रा पोजिशन ऑफ अकाउंट्स अफेक्टेड। कॉन्ट्रा पोजिशन होता क्या है, कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट। सो सब में पता है सेम सेम पॉइंट्स है बट थोड़ा सा अलग है। एग्जांपल दे दो, आपको हेडिंग से ही पता चल जाएगा कि उसमें लिखना क्या है। अब जैसे इसमें भी यही है कि डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन डिवाइड होता है दो साइड्स में, डेबिट और क्रेडिट, और अफेक्ट करता है दो अकाउंट्स को। तो वो जो दोनों अकाउंट्स की पोजीशन होती है वो कॉन्ट्रा होती है, वो अपोजिट होती है। अगर जैसे मैंने एक को डेबिट करा तो दूसरा क्रेडिट हो जाएगा, अगर दूसरे को क्रेडिट करा तो पहला वाला डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और ये रूल्स याद करना ज़रूरी है, यही अप्लाई करके आप जर्नल एंट्रीज़ वगैरह बनाते हो, आइडेंटिफाई करते हो। और जैसे अपन ने पढ़ा था कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है दो अकाउंट्स अफेक्ट करता है इन द बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेसमैन। तो नो मैटर व्हाट कि मैंने गुड्स बाय करे या सेल करे, मेरी बुक्स में दो अकाउंट्स अफेक्ट करेंगे। जैसे आई एम आर्ची एंड मैंने सेल करे गुड्स, तो मेरे दो अकाउंट्स ओपन हुए, राज और सेल्स अकाउंट। वैसे ही राज की बुक्स में भी दो अकाउंट्स ओपन हुए, परचेज और एक आर्ची अकाउंट। ठीक है, आर्चीज अकाउंट। तो ये चीज़ याद रखनी पड़ती है। देन आती है हमारी टू पार्टीज़। हर डबल एंट्री सिस्टम में बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है, and in each party's book such transaction affect two accounts according entries made of these accounts opposite to each other। वही चीज़ लिखी हुई है, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। तो मेनली अपन ने पढ़ा कि हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो अकाउंट्स पे पड़ता है, साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग होती है, हर अकाउंट का दो एस्पेक्ट होते हैं, दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट, राइट हैंड साइड पे क्रेडिट। कॉन्ट्रा पोजिशन होती है, मतलब अपोजिट पोजिशन होती है। ठीक है, देन दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, तो दैट्स इट। यही हमारा कंसेप्ट है, यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम का। देन आते हैं हम काइंड्स और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पहले भी अपन ये पढ़ चुके हैं। तो दो तरह के टाइप्स होते हैं अकाउंट्स के, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल हमारा इंडिविजुअल हो गया। अब इसमें तीन सब कैटेगरीज है, नेचुरल पर्सनस, आर्टिफिशियल पर्सनस, अकाउंट्स रिप्रेजेंटिंग पर्सनस। नेचुरल पर्सनस की बात करें तो राम, श्याम, मोहन, राज, आर्ची, तो ये सब जो है नेचुरल पर्सनस हो गए इंडिविजुअल में। आर्टिफिशियल पर्सनस की बात करें तो बैंक अकाउंट, रेमंड्स लिमिटेड, मेहतास लिमिटेड, शर्माज लिमिटेड, ये सब हमारे आर्टिफिशियल हो गए। देन आता है हमारे अकाउंट्स रिप्रेजेंटिंग पर्सनस, ऐसे अकाउंट्स जो कि
इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हो या जो भी है, कैपिटल कैपिटल अकाउंट ये ओनर का अकाउंट ही होता है, तो एक तरह से पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ड्राइंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये हमारे अकाउंट रिप्रेजेंटिंग पर्सन आ गए, एंड ये तीनों जो हैं पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड अकाउंट रिप्रेजेंटिंग पर्सन्स। तो अब बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की। इम्पर्सनल अकाउंट में आते हैं हमारे रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट की बात करें तो सारे एसेट्स, प्रॉपर्टीज़, हमारी कमोडिटीज़ इंक्लूड हो गई। अब रियल अकाउंट में भी दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो जैसे गुडविल हो गया, लैंड्स एंड बिल्डिंग्स हो गया, मशीनरी, फर्नीचर अकाउंट, ये सब हमारी फिक्स्ड एसेट्स हो गई जो कि मोर देन 1 ईयर स्टे करती है। देन आती है हमारी करंट एसेट्स विद इन 1 ईयर, कैश अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सेल्स, परचेज, स्टॉक अकाउंट, ये सब हमारे करंट एसेट्स हो गए। देन आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम सारी एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेस, गेंस, ये सब इंक्लूड करते हैं। तो जैसे हमारा हो गया सैलरी अकाउंट, वेजेस, इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन, डिस्काउंट, कैरेज, रिपेयर्स एक्सेट्रा। तो ये तो हो गया हमारा टाइप्स और काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। अब आते हैं हमारे एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सबसे पहली बात है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सिंस हमारा जो लेजर है कंटेन करता है फुल डिटेल्स अबाउट ईच अकाउंट, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं और आप जान सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव कंट्रोल। डबल एंट्री सिस्टम अनेबल करता है प्रोप्राइटर को कि वो इफेक्टिव कंट्रोल एक्सरसाइज कर सके ओवर द एम्प्लॉय। वो एसेस कर सकता है एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, क्योंकि कंप्लीट सिस्टम होता है तो सब डिटेल्स होती है जिसके कारण कंट्रोल करना इजी होता है, एफिशिएंसी जानना इजी पड़ता है। थर्ड है हमारा साइंटिस्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री जो होता है सिस्टम है इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइंटिफिक सिस्टम ऑफ कीपिंग अकाउंट्स इन कंपेरिजन टू अदर सिस्टम्स। ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच अकाउंट, जैसे हमने पहले पढ़ा, सारे पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट्स रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंडिचर, सबको सेपरेटली आप रिकॉर्ड करते हो, तो प्रोप्राइटर के लिए ईजी पड़ जाता है कि हाउ मच एंड होम टू पे एंड किससे पैसा रिसीव करना है, क्या उसके एसेट्स की पोजीशन है, कितना उसने इनकम अर्न करा, कितना एक्सपेंडिचर इनकर्ड करा, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट ईच अकाउंट। फिफ्थ इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर कुछ भी एरर्स होती है इन द कोर्स ऑफ अकाउंटिंग तो आप उसको लोकेट करके रेक्टिफाई कर सकते हो। फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है, हर बिजनेसमैन अडॉप्ट कर सकता है उसके अकॉर्डिंग, उसकी कैपेसिटी, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग। एडजस्टमेंट्स, जैसे कि अपन को पता होगा या अपन ने पहले पढ़ा है कि जब आप फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हो, मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, तो उस वक्त जो भी अपने एडजस्टमेंट्स होते हैं वो करते हो, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अर्नड इनकम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये सब आप फाइनल अकाउंट्स के बाद एडजस्ट करते हो। जैसे मैनेजर का कमीशन है, तो इससे जो फाइनेंशियल रिजल्ट है एक्यूरेट आता है। देन आता है हमारा टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी। अर्थमेटिक एरर्स, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं वो आप लोकेट कर सकते हो ट्रायल बैलेंस के थ्रू। जैसे हर ट्रांजैक्शन के 2 डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, तो आप 2 जगह उसको रिकॉर्ड करते हो। ठीक है। तो अगर एक जगह गलती भी हो जाए तो आप दूसरे से कंपेयर करके आप एक्यूरेट जो आपका प्रोफाइल है, आपका अकाउंट है, वो बना सकते हो। 9th है कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ 2 पीरियड्स। अब अंडर द डबल एंट्री सिस्टम प्रोप्राइटर है, जो भी हमारा बिजनेसमैन है, वो इजीली कंपेयर कर सकता है फाइनेंशियल पोजीशन 2 पर्टिकुलर पीरियड्स की बाय ड्राइंग बैलेंस शीट सेपरेटली फॉर सच पीरियड्स। जैसे मैंने पिछले साल की बैलेंस शीट बना ली और इस साल की बैलेंस शीट बना ली, दोनों को मैं इजीली कंपेयर कर सकती हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो दी हुई होती है। ठीक है। देन 10th, जैसा कि हमने बात करा, कंप्लीट सिस्टम होता है, हर ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं, तो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है हर एक डील की, तो इससे आपको कंप्लीट सिस्टम मिल जाता है अकाउंटिंग का। 11th इज फ्रॉड एंड मिसएप्रोप्रिएशन आर मिनिमाइज्ड। फ्रॉड करना या फिर गलती होना कम हो जाता है, क्योंकि आप हर ट्रांजैक्शन को 2 जगह रिकॉर्ड कर रहे हो, इसलिए अगर कुछ भी गलती हो जाए, सपोज़ अगर मैंने एक जगह 100 रुपये लिख दिए, दूसरी जगह 1000 रुपये लिख दिए, तो जहाँ पे भी गलती होगी तब उसको लोकेट कर सकते हो, सही कर सकते हो। देन लास्ट है हमारा प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। प्रोप्राइटर जो होता है वो कंपेयर कर सकता है उसके परचेज, सेल्स, स्टॉक एक पर्टिकुलर पीरियड के करंट ईयर के प्रीवियस ईयर से, देख सकता है कि बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा भी है कि नहीं, प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही है तो उसके लिए आप प्रॉपर प्लान बना सकते हो इम्प्रूवमेंट इन द फ्यूचर के लिए। तो इसी तरह से सारे ये जो है एडवांटेजेस है डबल एंट्री सिस्टम के। आई नो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट इतने पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। 5 to 6 पॉइंट्स याद कर लोगे, दैट आर मैक्सिमम। ठीक है, इतने में काम हो जाएगा। मैंने सारे एक्सप्लेन करें कि जो भी ईजी लगे आप वो याद कर लो, बाकी है तो सब ईजी और सब में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सिमिलर या रिलेटेड ही है। देन आते हैं हमारे लिमिटेशंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम।
सबसे पहली बात, कंपेंसेटरी एरर्स कैन नॉट बी लोकेटेड। कंपेंसेटरी एरर्स क्या होती है? जो एक दूसरे को कंपेंसेट कर देती है, मतलब कैंसिल आउट कर देती है। जैसे मेरे को सपोज मोहन के अकाउंट में 100 रुपीज़ करने थे, बट उसकी जगह मैंने 1000 रुपीज़ कर दिए। एंड मैंने एक और जने को सेल्स करा, सपोज मोहिनी। तो मोहिनी के अकाउंट में मैंने 1000 की जगह 100 कर दिए, तो अमाउंट तो मेरा उतना ही गया, बट मैंने जो अमाउंट है ऑफ ट्रांजैक्शन दोनों के अकाउंट्स में गलत गलत करा। तो जब मैं टोटल करूँगी तो मेरा टोटल तो सही आएगा, बट मैंने उसको जो रिकॉर्ड ही गलत करा है। तो ये जो कंपेंसेटरी एरर्स होती है ना, ये लोकेट आप इजीली नहीं कर सकते हो। देन इट इज़ एक्सपेंसिव। डबल एंट्री सिस्टम एक्सपेंसिव भी होता है और स्मॉल बिजनेस मैन अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें बहुत सारी बुक्स रिकॉर्ड करनी पड़ती है और एक ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत होती है जिसकी सैलरी भी ज़्यादा होती है, तो एक्सपेंसिव पड़ जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रूल्स, बहुत सारे रूल्स होते हैं डेबिट क्रेडिट के। अगर ज़रा सी भी गलती हो गई तो आपकी जो प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स है उसमें गलती हो सकती है, ठीक है। एंट्री ओमिटेड इन द ओरिजिनल बुक कैन नॉट बी लोकेटेड। अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करा है, जर्नल एंट्री बना ही नहीं है उसकी, तो मैं उसको लोकेट कैसे करूँगी? अगर सपोज़ मैंने सेल करी 1 लाख की और मैंने वो रिकॉर्ड ही नहीं करा है, तो मैं ढूंढूंगी कहाँ से? नीड ऑफ ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, नहीं तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी अकाउंट्स की डाउटफुल हो सकती है। कोई शक कर सकता है कि आप कैसे बोल रहे हो। एरर ऑफ प्रिंसिपल, स्लाइटली अगर एरर हो गया आपके ट्रांजैक्शन इन द ओरिजिनल बुक, तो वो आपके एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस पे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस पे भी अफेक्ट करेगा। अगर आपने कोई रूल गलत लगा दिया, सपोज आपने फर्नीचर परचेज करा, उसको आपके स्टॉक अकाउंट की तरह मान लिया एंड उसको रिकॉर्ड स्टॉक अकाउंट में कर लिया, तो एंट्रीज जो गई गलत हो गई। तो एरर अगर आप कर दोगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस गलत आ सकता है। तो ये सारी लिमिटेशंस थी, बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार पढ़ के याद हो जाएगी। एंड 5 to 6 पॉइंट्स मैक्सिमम इनफ है, मतलब इतने कर लोगे काम हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वो होता क्या है, उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस। अभी तक अपन ने इंडियन एंशिएंट अकाउंटिंग सिस्टम कवर कर लिया है, फिर डबल एंट्री सिस्टम कवर कर लिया है। नाउ इट्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो प्रिंसिपल्स की बात करें तो इट मीन्स रूल्स ऑफ एक्शन या कंडक्ट। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक जनरल लॉ होता है, गाइड की तरह हेल्प करता है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड मोर प्रैक्टिकल when compared to other systems. सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करते हैं कि ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करें, उनका क्लासिफिकेशन, एनालाइजेशन और फिर क्या रिपोर्ट्स आ रही है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स आप फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल सकते हैं आपके बिजनेस का। तो कुछ ऑथर्स हैं, उनने कुछ डेफिनेशंस दी हैं, सो लेट्स एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि उन्हें बोला क्या है। एंड आई डोंट थिंक सो ये डेफिनेशंस पूछी जाएगी कि आप ऐसे लिखो प्रॉपर, बट उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो लेट्स जस्ट रीड इट वंस। सो our first say, according to Robert N. Anthony, nearly every business enterprise has an accounting system. It is a means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms information about business. तो रॉबर्ट ये कह रहा है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन, हर बिजनेस एंटरप्राइज का अकाउंटिंग सिस्टम होता है। वो ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर रिपोर्ट करते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स में, क्योंकि ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे जाते हैं, ठीक है। देन है अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड एशबर्न। सो आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, इफ नॉट प्लीज इग्नोर। सो स्मिथ और एशबर्न कह रहे हैं अकाउंटिंग इज अ मेनिस ऑफ मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब जो अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे जाते हैं, बेसिकली उसका फाइनेंशियल नेचर पता करने के लिए ओरिजिनल बुक्स में, फिर वो एंट्रीज पोस्ट करी जाती है लीजर पे, उसकी बेसिस पे आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। तो ये जो सारी प्रोसेसेस है ये हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में रिजल्ट करती है। देन आता है हमारा अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पाल ग्रेडिंग। Due to its feasible nature, it helps in improvement of accounting principles with content use and practice, but it is amazing that in absence of general acceptability, it uses increases. कह रहे हैं जिससे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, हमारे अकाउंटिंग सिस्टम का नेचर कैसा है, फिजिबल है, अडॉप्ट कर सकते हैं इजीली बिजनेसमैन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड कैपेसिटीज़। तो आप प्रिंसिपल्स को लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हो, कॉन्स्टेंट यूज़ के साथ आप इम्प्रूवमेंट आता है और आपका जनरली यूज़ जो है इंक्रीज़ होता है। मतलब अकाउंटिंग में डेवलपमेंट आता है जैसे जैसे कॉमर्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में डेवलपमेंट आता है। ये प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में, और पॉलिसीज़, बेस्ट पॉलिसीज़ हेल्प करते हैं चूज़ करने में, सिलेक्ट करने में, ठीक है। तो ये तो 3 ऑथर ने बोला। अब मेन पार्ट पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस जो हो गई, हमारे लिमिटेशंस क्या हो गई। देखो ये सब थ्योरी पार्ट है, आई नो ये बहुत एकदम हैवी लगता है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि सुन के एकदम याद हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिकल वर्क तो कॉपी में हो जाता है, ये सुन के ईजिली याद हो जाएगा। सबसे पहला है फैक्चुअल है, रियल और एक्चुअल फैक्ट्स पे बेस होता है, वेल टेस्टेड है,
मतलब रेलेवेंस इसका पूरा प्रॉपर होता है। ऑब्जेक्टिविटी, फिजिबिलिटी पे बेसिस पे जो है अकाउंटिंग सिस्टम ऑपरेट करा जाता है। अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स, जब आप भी ट्रांजैक्शंस बनाते हो, बिजनेस करते हो, तो उसके स्ट्रक्चर पे, उसके नेचर पे, आपका किस फॉर्म का बिजनेस है, लीगल सिचुएशन क्या है, तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। सिंप्लिसिटी है, सिंपल है, प्रिंसिपल दिया हुआ है उसको अप्लाई करो और यू आर डन। तो बहुत ईजी है और सिंपल टू अप्लाई है। डायनामिक है, कोई फिक्स नहीं है, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है और आप केपेबल हो। कोई भी बिजनेसमैन अपने नीड्स और कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है या इंप्रूवमेंट ला सकता है, ठीक है। ह्यूमन मेड है, मैन मेड है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक कंक्लूजन पे आके इम्प्रूव करते जा रहे लॉन्ग टर्म में। लीगल नहीं है, ठीक है। दीज आर नॉट एक्ट्स और स्टैच्यूज पास्ड बाय द पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, दे आर नॉट लीगल, ठीक है। एंड इसका जो एक्सपांशन है वर्ल्ड वाइड है, दे हैव बीन accepted all over the world and thus serve the purpose of uniformity। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है, नॉट गवर्नमेंटल है। जैसे कि अपन ने पढ़ा कि लीगल नहीं है ये, तो ये किसी भी गवर्नमेंट के सर्कुलेशन या ऑर्डर पे बेस पे नहीं बनाया गया है। यूज़फुल है, वैल्यू देते हैं अकाउंट्स को, हेल्प करते हैं मैनेज करने में। प्रोफेशनल पुट है, ये प्रोफेशनली एक्सेप्ट करा जाता है। दे हैव बीन एक्सेप्टेड बाय एवरी काइंड ऑफ अकाउंटिंग पर्सनस एंड बॉडीज़ फ्रॉम स्मॉल कॉर्पोरेशन टू अ नेशनल कॉर्पोरेशन। वाइड एक्सेप्टेंस है, वर्ल्ड वाइड है। तो ये वन लाइनर्स हैं। फैक्चुअल है, टेस्ट अच्छे से हुआ है, बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट करते हैं। सिंपल है, डायनामिक है, ह्यूमन मेड है, लीगल नहीं है। मतलब कुछ पॉइंट्स तो रिपीट हुए हैं, तो ईजिली आई थिंक 7-8 या 5-6 पॉइंट्स इनफ है। नाउ लेट्स मूव टू इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये तो क्लियर है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको एक डिटेल्ड और क्रिटिकल स्टडी देते हैं और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो प्रिंसिपल्स जो हैं ये सिर्फ बिजनेसमैन्स को काम नहीं आते हैं, साथ ही साथ ऑडिटर्स को काम आते हैं, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को काम आते हैं, क्रेडिटर्स को काम आते हैं, इन्वेस्टर्स को काम आते हैं और अकाउंटेंट्स को काम आते हैं। अब ऑडिटर्स को कैसे, जो हमारे ऑडिट होता है अकाउंट्स का, जैसे फाइनल अकाउंट्स या फिर स्टेटमेंट्स, वो एक क्वालिफाइड ऑडिटर के थ्रू आपको ऑडिट करवाना होता है, दैट इज़ कंपलसरी। तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एक गाइडलाइन की तरह सर्व करते हैं फॉर ऑडिटर्स, और विद द हेल्प ऑफ दीज प्रिंसिपल्स वो देखते हैं कि अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन करा है कि नहीं, अप्रोप्रिएट प्रोविजंस लिए हैं कि नहीं। तो बहुत यूज़फुल रहता है ऑडिटर्स के लिए। फिर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और क्रेडिटर्स के लिए कैसे काम आते हैं। बैंक्स वगैरह देखती हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है हमारे इन्वेस्टर की, जो भी बिजनेसमैन की लोन ले रहा है उसकी कैसी है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज अकाउंट्स आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल सकते हो, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये इन्फॉर्मेशन जो होती है बैंक्स अपने पास रिकॉर्ड करके रखते हैं और ये पूरी मेंटेन करी जाती है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। जनरल बात है। फिर इन्वेस्टर्स के लिए कैसे काम आएगी, वो भी उनके लिए भी एक गाइडलाइन की तरह काम करती है। जिस भी कंपनी में, जिस भी बिजनेस में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को असेस्ट करने के लिए दे आर वेरी यूजफुल एंड उसके बेसिस पे वो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो हैं डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे अकाउंटेंट्स। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटेंट्स के लिए, लाइक सेपरेट रूल होते हैं, फिक्स रूल्स होते हैं जो कि स्पेसिफाई करते हैं, प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एसेट्स करने के लिए, वैल्यूएशंस करने के लिए, मेंटेन करने में रिकॉर्ड्स हेल्प करते हैं। देयरफॉर ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस ऑल क्लासेस ऑफ बिजनेस कम्युनिटी गेट्स बेनिफिटेड देयरफॉर, ठीक है। अब आते हैं लिमिटेशंस की बारी। प्रिंसिपल्स ऑफ एनी मेथड आर नॉट यूनिवर्सल। हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सल नहीं है, सिर्फ अजम्पशंस हैं कि आप डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट जगह पे आप ये रूल्स अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंगली और उसको मोल्ड कर सकते हो हैज़ पर योर नीड। ऑल्दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको एक कंप्लीट और परफेक्ट गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, बट कुछ लिमिटेशंस हैं। सो लिमिटेशंस बहुत सारी हैं, ईजी अपन पढ़ लेते हैं। टोटल 8 लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले हैं अकाउंटिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। पहले जैसे अपन ने पढ़ा था कि सिर्फ अकाउंटिंग में मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती है, जहाँ पे हमारा बिजनेसमैन होता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एक्सपांशन में, डेवलपमेंट में, वो रिकॉर्ड कहीं नहीं होगा। ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जो मनी के टर्म्स में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करेंगे। सराउंडिंग्स एंड एटमॉस्फेयर। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग उस इन्फ्लुएंस होते हैं उसके एटमॉस्फेयर से, उसके सराउंडिंग ऑफ अ कंट्री, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सब जो है इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जिससे हमारे दे बिकम लेस इफेक्टिव। इनकम्प्लीटनेस होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर स्टिल इनकम्प्लीट, क्योंकि कोई कंप्लीट लिस्ट तो दी भी नहीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, नॉन लीगल होते हैं। तो समटाइम्स जो अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो अपने हिसाब से यूज़ कर लेते हैं, जो कि करेक्ट नहीं भी हो सकते, और इसके कारण जो है पूरा मैनेजमेंट सफ़र करता है ड्यू टू द डिसीजंस ऑफ देयर अकाउंट्स डिपार्टमेंट। फिर आता है लिमिटेड स्कोप।
लिमिटेड होता है क्योंकि सिर्फ वो अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही यूज़ करे जाते हैं प्रिंसिपल्स, दे आर नॉट यूज्ड एल्सवेयर, सिर्फ अकाउंटिंग के ही काम आते हैं। देन डाइवर्सिफिकेशन इन एग्जीक्यूशन, जनरली क्या होता है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं एक्सेप्ट करे जाते हैं बाय ऑल एंड फॉलो करे जाते हैं वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, बट जो मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूशन होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को अलग अलग तरीके में कर सकते हो, कॉस्ट पे भी कर सकते हो, मार्केट प्राइस पे भी कर सकते हो। फिर आपके मेथड्स ऑफ डिप्रिशिएशन चार्ज भी डिफरेंट हो सकते हैं। एक अपन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड पढ़ा था। ठीक है, फिर आता है हमारा फ्यूचर एस्टिमेट्स आर मिसलीडिंग। एक अकाउंटेंट को सर्टन प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं विच आर बेस्ड अपॉन फ्यूचर एस्टिमेट्स। फॉर एग्जांपल एस्टिमेशन ऑफ लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड डिप्रिसिएशन देयर अपॉन इज मिसलीडिंग। आप लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या डिप्रिसिएशन की कैसे एस्टिमेट कर सकते हो, तो समटाइम्स दे आर मिसलीडिंग। नेक्स्ट के दो हैं एब्सेंस ऑफ जनरल कॉन्सेंसस एंड नो डिमाइग्रेशन ऑफ एक्सपेंसेस। तो नाउ लेट्स मूव टू द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू होते हैं हमारे। सो डबल एंट्री सिस्टम जो है हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था इटली में और स्टार्ट कब हुआ था 1494 में। ठीक है, फिर आवर थर्ड क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज। तो हमारा मीनिंग क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम का? ऑप्शन ए 2 एंट्रीज इन वन बुक, ऑप्शन बी 2 एंट्रीज इन वन अकाउंट, ऑप्शन सी एंट्री इन बोथ साइड्स ऑफ वन ट्रांजैक्शन, ऑप्शन डी एंट्री इन 2 पर्सनल अकाउंट्स। देखो डबल एंट्री सिस्टम सिर्फ ये नहीं कहता कि एक ही बुक में सिर्फ 2 एंट्रीज होगी, दोनों पार्टीज की बुक में एंट्रीज होती है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है 2 एंट्रीज इन वन अकाउंट, एक अकाउंट में 2 एंट्री थोड़ी होगी, एक बुक में 2 एंट्री होगी। ठीक है, तो ये भी हट सकता है। ऑप्शन सी एंट्री इन बोथ साइड्स ऑफ वन ट्रांजैक्शन, ये रख सकते हैं क्योंकि करेक्ट हो सकता है हमारा। नाउ लेट्स मूव टू ऑप्शन डी एंट्री इन 2 पर्सनल अकाउंट्स। ज़रूरी नहीं है कि हर बार पर्सनल अकाउंट हो, तो इसी के साथ डी एलिमिनेट करते हुए हमारा आंसर है एंट्री इन बोथ साइड्स ऑफ वन ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन की दोनों साइड्स डेबिट और क्रेडिट में एंट्री करी जाती है, सो आर आंसर इज ऑप्शन सी। फोर्थ इज कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल है, रियल है, इम्पर्सनल है, नॉमिनल है। कैपिटल अकाउंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में आता है, तो दैट इज पर्सनल अकाउंट है हमारा कैपिटल अकाउंट। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉमिनल अकाउंट? इंटरेस्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट में हमारे एक्सपेंडिचर्स और इनकम्स गेन्स वगैरह आते हैं, सो आर आंसर इज इंटरेस्ट अकाउंट। द सब डिविजन ऑफ गुड्स अकाउंट इज मशीनरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट या कैश अकाउंट। सो गुड्स से रिलेटेड हमारा परचेस सेल्स होता है, तो आर आंसर इज ऑप्शन सी परचेस अकाउंट। स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ऑफ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड इन। जो भी हम नई मशीन में एक्सपेंसेस होते हैं उसको काय में डेबिट करेंगे? ऑब्वियसली अगर मशीनरी के एक्सपेंसेस है तो उसको मशीन अकाउंट में करेंगे, तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं एक्सपेंसेस अकाउंट, ऑप्शन बी मशीन अकाउंट, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी नन। तो आर आंसर इज ऑप्शन बी। गेव बर्थ टू डबल एंट्री सिस्टम। किसने डबल एंट्री सिस्टम को लाए गए थे, किसने लाया था? सर इज लूकस पैसियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंट विच रिप्रेजेंटेड ओनर ऑफ द बिजनेस इज। ऐसा अकाउंट जो कि ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस के, दैट इज ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट जो हमारा होता है, जो ओनर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके सारे पर्सनल खर्चे वगैरह वो सब ड्राइंग्स में आते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज, जैसे कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ओरिजिनल रिकॉर्ड्स करे जाते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं और फिर फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज हमारी है ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। एंड विद दैट we have completed our topic of accounting principles, our full topic of concept and principles of double entry system. Bye bye, thank you so much. Like, share and subscribe.